गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में और वहीं पर हमने एक नई टर्म जानी थी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जानी थी, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम को हमने कैसे डिफाइन किया था कि लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट किसका, मास का और वेलोसिटी का। तो वहीं से क्या डेफिनेशन बन सकती है लीनियर मोमेंटम की कि लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। और आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंटम से आगे। और मोमेंटम से आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को जानेंगे और एक एग्जांपल लेकर हम उसको प्रूव करेंगे, हम कंजर्व करेंगे मोमेंटम को। हम ये दिखाएंगे कि इस एग्जांपल में किसी भी फिनोमिनन से, किसी भी एक्शन से पहले का टोटल मोमेंटम एक्शन के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। यही क्या है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन, किसी भी एक्शन से पहले और किसी भी एक्शन के बाद का जो टोटल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम आफ्टर एनी एक्शन इज मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर एनी एक्शन। मतलब किसी भी एक्शन से पहले टोटल मोमेंटम जितना होगा वो हमेशा उतना ही होगा जितना उस एक्शन के बाद में होगा। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम करेंगे। जैसे मैं डेली लाइफ में क्या क्या फिनोमिनन है जहां पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। आपने देखा होगा कभी भी हम गन से किसी बुलेट को फायर करें, किसी बंदूक से गोली को छोड़ें, तो जैसे ही गोली को छोड़ते हैं तो बंदूक से पीछे की तरफ झटका लगता है। उसका रीजन भी यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट लॉन्च करते टाइम भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वर्क करता है। ये हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक दूसरा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं मान लेता हूं हमारे पास है ये दो बॉल हैं, ये बॉल 1 और ये बॉल 2, और ये दोनों इस तरीके से मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां ये दोनों बॉल, ये दोनों गेंदें आपस में टकराएंगी। टकराने को हम कहते हैं कोलिजन। तो ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन वो है जहां पर इन दोनों बॉल्स का कोलिजन होगा। अब कोलिजन के तुरंत बाद क्या होने वाला है? ये दोनों बॉल कोलिजन के तुरंत बाद एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इधर जा रही थी, वो उधर से इधर आ रही थी। दोनों टकराए तो ये वापस आ जाएगी थोड़ा बहुत स्पीड के साथ और थोड़ी बहुत स्पीड के साथ वो उधर जा सकती है। मैंने ये मान लिया, ऐसा 100% नहीं है कि ये वापस ही जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी तो फिर क्या चेंज हो जाना चाहिए? मोमेंटम, क्योंकि हमने मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया था? m/v से। तो लेकिन यहां पर कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम
बिफोर कोलिजन ये इक्वल होगा हमेशा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यही मैंने लिखा था कि एक्शन से पहले और एक्शन के बाद टोटल मोमेंटम सेम होगा। इसी एग्जाम्पल को लेके हम वेरीफाई करेंगे या ये देखेंगे कि क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप यहां पर समझ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। तो उसे आप दो तरीके से बता सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। और दूसरे तरीके से आप कैसे बता सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर एनी एक्शन ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्शन। एक्शन का मतलब कोई भी यहां पर काम हुआ है। जैसे बंदूक वाले एग्जांपल में रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या हुआ, फायरिंग से पहले का टोटल मोमेंटम जब बुलेट को फायर किया और बुलेट को फायर करने के बाद का टोटल मोमेंटम सेम होगा। और यहां इस एग्जांपल में क्या, कोलिजन टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के सेम होगा। चलिए अब इसी एग्जांपल को हम डिटेल में समझते हैं और देखते हैं क्या ये इक्वल आएगा या नहीं। इन्हीं डायग्राम्स को मैं यहां साइड में बना लेता हूं। मैंने मान लिया है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट बॉल जो फर्स्ट गेंद है हमारी, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। ये कंडीशन है हमारी कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। और फिर इसके बाद मैंने एक कंडीशन ले ली जहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इसके बाद थर्ड कंडीशन को मैंने मान लिया कि ये इस तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, कोलिजन के बाद है ये, तो इसको मैंने लिख लिया आफ्टर कोलिजन। अब यहीं पर इनका मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन टकराने के बाद जब इनका पाथ चेंज होगा तो इनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। और मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी है v1 और इस ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। तो अभी हम यहां पर देखने वाले हैं कि कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जो सिस्टम है, सिस्टम में दो गेंद हमारे पास है, दो बॉल हमारे पास हैं, इन दोनों का हम मोमेंटम देखेंगे। इसका मोमेंटम क्या आएगा, अभी हमने जाना है, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, यहां पर हमने रिवाइज किया है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आ जाएगा हमारा m1 u1 प्लस m2 u2। ये है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं p से, इसको लिख लिया मैंने pi। i का मतलब इनिशियल, i ना लिख के आप b लिख लीजिए, बिफोर। टोटल मोमेंटम हमने कौन सा लिया, बिफोर, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम। अब देखते हैं कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कितना होगा। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद की कंडीशन है ये। और यहां पर भी मोमेंटम हम सेम तरीके से निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले ऑब्जेक्ट पहली बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1, दूसरे का कितना हो जाएगा, m2 v2। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसको लिखता हूं मैं p आफ्टर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये दोनों क्या आने चाहिए, बिफोर मतलब कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम आने चाहिए।
सेम आने का मतलब m1u1 प्लस m2u2 किसके इक्वल आना चाहिए, m1v1 प्लस m2v2। तो अभी तक हमने ये जाना कि यदि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को किसी भी फिनोमिनन पर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं कोलिजन पर, तो ये कंडीशन हमारी आनी चाहिए। यदि हम ये ले आए तो इसका मतलब हमने कर दिया अपना इस फिनोमिनन पर लीनियर मोमेंटम के लॉ को वेरीफाई कर दिया है। तो अब यहां पर हमें करना यह है कि हम यहां पर कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ फिजिकल लॉज अप्लाई करेंगे और ये स्टेटमेंट ले आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं ऐसा। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि जब कोलिजन हो रहा है तो यहां पर फोर्स अप्लाई होगा। अब मान के चलिए इस m1 ने m2 पर फोर्स अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ सेकंड भी फर्स्ट पर अप्लाई करेगा। और सेकंड लॉ में क्या बताया है न्यूटन ने, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहां पर निकालते हैं फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, मतलब इस दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा। इसको मैं लिख लेता हूं F12, 1 पर फोर्स निकाल रहे हैं 2 की वजह से, मतलब पहले ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से, और इक्वल किसके होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अपॉन में टाइम लिख लिया और ऊपर चेंज इन मोमेंटम करना है। और चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फोर्स किस पर निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का पहले मोमेंटम कितना था, पहले कोलिजन से मोमेंटम था m1u1, कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हो गया, कोलिजन के बाद हो गया m1v1। तो अभी यदि मैं यहां पर बात करूं फोर्स की, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वजह से फर्स्ट पर कितना फोर्स होगा, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज कितना आएगा, वो निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल से। तो फाइनल हमारे पास मोमेंटम क्या है, m1v1, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1u1। इसी तरीके से फिर मैं निकालता हूं फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट की वजह से। क्यों होगा, क्योंकि न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बताया है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है। तो यहां पर ये हमारा F21 हो जाएगा कितना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसका मोमेंटम पहले कितना, m1u1, इस कोलिजन के बाद कितना, m2v2। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टाइम। अब यहां पर मैं इस डायग्राम वाली कंडीशन को जो हमने समझाया इसको रफ करता हूं। हमने निकाल लिया कि पहले ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहले ऑब्जेक्ट की वजह से कितना लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट पर दूसरे की वजह से और दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहले की वजह से। और न्यूटन ने क्या कहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि पहले पर जो फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के फोर्स के बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी वजह से ये दोनों फोर्स इक्वल तो होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसके लिए मैंने लगा दिया यहां पर साइन। अब F12 की वैल्यू रखता हूं, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t इक्वल्स टू माइनस m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। t से t कैंसिल हो गया। m1v1 माइनस m1u1 इक्वल्स टू माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। इस m1u1 को ले जाता हूं उधर,
उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और उसको ले आता हूं इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस कोलिजन के बाद का मोमेंटम और ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने कोलिजन पर वेरीफाई कर दिया, क्योंकि हमें क्या लेके आना था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, और वो ही हम ले आए। तो हमने यहां पर आज की इस वीडियो में जाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और साथ ही साथ उसको एक एग्जांपल लेके हमने वेरीफाई भी किया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।